गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स। ठीक है, इसकी हमने पहले वीडियो पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमने डेटा देखा। उसके बाद हमने वाटर स्कैरसिटी की क्यों ज़रूरत है, इसको हमने दो एस्पेक्ट से देखा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से, दोनों एस्पेक्ट से हमने इसको देखा। फिर उसके बाद हमने देखा नीड फॉर कंजर्वेशन, यानी कि इसके कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डैम्स के बारे में देखा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देखा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में हम डैम के बारे में, डैम के यूजेस हम पढ़ चुके हैं, डैम से होने वाले फ़ायदे या डैम के एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम इस वीडियो में देखेंगे डैम से होने वाले डिसएडवांटेजेस। ये डैम जो है वो हमारे लिए यूजफुल तो थे, हमने पिछले वीडियो में देखे, लेकिन डैम से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डैम हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। पहले सबसे पहला है ज्योग्राफिकल रीजन। अगर हम ज्योग्राफिकल रीजन में देखें तो रेगुलेटिंग और डैमिंग रिवर अफेक्ट नेचुरल फ्लो। हम क्या कर रहे हैं, जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको हम उस पर बैरियर लगा रहे हैं, यानी कि हम उसको रोक रहे हैं या उसके फ्लो को कम कर रहे हैं। तो हम नेचर की जो बनाई हुई चीज़ है उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरा है एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम रिजल्टेड रॉकियर स्टीम बेड्स। अब क्या होता है, जैसे नदी बह के आ रही है, हमने उसके बीच में बैरियर लगा दिया, तो क्या हुआ, नदी के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हुए, वो उस बैरियर पे इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के कारण उसके बॉटम पे इकट्ठा हो गए। बॉटम पे इकट्ठा होने के कारण जो स्ट्रीम का बेड है, यानी स्ट्रीम का जो रास्ता है वो कैसा हो गया, रॉकियर हो गया, पथरीला हो गया। अब वहाँ पे सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो नदी जब आएगी तो नदी क्या होगी, उन पत्थरों के बीच में से नदी घूमेगी, यानी कि वो नदी का जो रास्ता है वो पथरीला हो जाएगा। पुअरर हैबिटाट फॉर एक्वेटिक लाइफ, सबमर्ज ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। जो एक्वेटिक लाइफ का हैबिटाट है वो भी पुअर हो जाएगा, यानी कि मतलब जो पानी वहाँ पे इकट्ठा है तो उस पानी में जो नॉर्मल रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जो बहते पानी में रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी डैमेज होगा, तो वो भी डैमेज होंगी। तो ये तो था आपका ज्योग्राफिकल रीजन। अब आगे है डैम्स को अगर हम देखें, अनसक्सेसफुली इन कंट्रोलिंग फ्लड। अब डैम्स जो हैं उनका क्या यूज है कि अनसक्सेसफुली इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ रेनफॉल, एग्जाम्पल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम। अब क्या होता है, कभी कभी जब वो आता है, रेनफॉल आता है, रेनफॉल में तो ये फ्लड को कंट्रोल कर लेती हैं, या रेनफॉल में कभी कभी तो फ्लड को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेनफॉल में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है रिवर में। तो बहुत ज़्यादा पानी रिवर में आने से क्या होता है कि इन डैम का बैरियर जो है वो हटाना पड़ता है, क्योंकि डैम के बैरियर को कभी कभी क्या होता है कि पानी का फ्लो इतना आता है कि वो बैरियर को ही उठा के ले जाता है। तो जब बैरियर को बहा के ले जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान के से बचने के लिए इस बैरियर को हटा लिया जाता है। तो क्या होता है, फिर वो फ्लड की समस्या सामने आ जाती है। और जब ये समस्या आती है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ऐसी समस्या से जब रेनफॉल के टाइम पे, बरसात के टाइम पे इनमें पानी आ जाता है तो बहुत फ्लो से पानी आता है, जिसके कारण फ्लड जो है वो फ्लड की समस्या आ जाती है। और इसके कारण जो है बहुत सी प्रॉपर्टी को, जो इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, सॉइल इरोजन की समस्या आती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है और कॉज्ड वाटर बोर्न डिजीज एंड पेस्ट। जो वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उसको, पेस्ट को, इन सब की बीमारियां जो है वो भी फैलती हैं। ये तो था आपका जो ज्योग्राफिकल रीजन। अब हम पढ़ते हैं इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। लार्ज स्केल डिप्लेसमेंट, अनफेयर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे लोग हैं, अब डैम जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसी का घर है, ठीक है। अब किसी का घर है तो उसको क्या कहा जाएगा कि तुम यहाँ से खाली कर दो, तुम दूसरी जगह चले जाओ। तो कुछ, अब लोग जो अपने घर खाली करके जाते हैं, लोगों को जिनको वहाँ से हटाया जाता है
उनका भी सेक्रीफाइस होता है। उसके बाद उनको जो है, उनको सरकार जो है वो ठीक से कंपनसेशन या जो भी उनको देना होता है वो भी ठीक से नहीं दे पाती है, तो उन लोगों के साथ बहुत गलत होता है। दूसरा है इरिगेशन। इरिगेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज होती है उस पर भी इसका असर पड़ता है। कैसे कि जो सॉइल होती है वो सैलिनेशन हो जाती है, सॉइल जो है कभी कभी नमकीन हो जाती है, इसके कारण से ट्रांसफॉर्म सॉइल सोशल लैंडस्केप गैप अमंग रिच एंड पुअर। कभी कहीं कहीं इसका इरिगेशन जो है उसके लिए पानी जो है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है किसी किसी को कम मिलता है, जिसके कारण पुअर और रिच जो है वो गैप जो है वो बन जाता है। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मूवमेंट भी किए गए हैं इसके अगेंस्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो सोशल मूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि टिहरी डैम में किया गया था। टिहरी डैम बनते टाइम में वहाँ के लोगों ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद सम वाटर रिसोर्स आर डिफरेंट यूज। बहुत सारा ऐसा पानी है जो मतलब कि ऐसे डैम है जो कि अदर रिसोर्सेज के लिए भी यूज होता है, जैसे कि गुजरात के जो फार्मर्स हैं, साबरमती बेसिस के जो फार्मर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है इस डैम के पानी को यूज करने के लिए, गुजरात के साबरमती एरिया के लोगों को। उसके बाद इस पानी से बच्चों देखो, डैम के पानी से इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी होता है। अब नदी जो है, नदी तो भाई एक जगह से नहीं बहेगी, नदी तो एक स्टेट से बह करके दूसरे स्टेट में भी जाएगी, तो जहाँ ये दो स्टेटों में मिलती है, जहाँ ये डैम बनते हैं वहाँ पे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन में हमने अभी क्या पढ़ा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम। अब दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली वैल्यूएबल अल्टरनेटिव इन पीरियड ऑफ रेजिस्टेंट अगेंस्ट एमपीपी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली दोनों तरीके से ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, यानी कि बहुत अच्छा एक सोर्स है। वेरिएशन इन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कीपिंग द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स इन माइंड्स। अब देखो ये जो है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट है गुल्स एंड कुल्स। गुल्स और कुल्स जो है ये माउंटेनियस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालय इम्पाउंडमेंट ऑफ हिल टॉप्स। इसमें क्या होता है, गुल्स एंड कुल्स में जो माउंटेन्स का जो टॉप का पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, उसको काट के वहाँ पे इम्पाउंडमेंट बना दिया जाता है। अब आप कहोगे इम्पाउंडमेंट बना दिया तो पानी तो अंदर चला जाएगा, नहीं बच्चों, माउंटेन के अंदर पानी नहीं जाएगा, माउंटेन के ऊपर जो है इम्पाउंडमेंट बना दिया जाता है, जहाँ पे रेन वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं गुल्स एंड कुल्स। दूसरा है खादीन्स एंड जोहाज। खादीन्स एंड जोहाज देखो क्या होता है, ये जैसलमेर और राजस्थान में किया जाता है। जैसलमेर और राजस्थान में इस तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। इन एरिड एरिया एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान जैसलमेर में यहाँ पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एरिया है, जब एग्रीकल्चर उसमें नहीं होती है, जब ऑफ टाइम होता है, तब वहाँ पे उस एरिया को इस तरीके से बना दिया जाता है कि वहाँ पे रेन वाटर जो है उसको सेव किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बो ड्रिप इरिगेशन क्या है, देखो इन मेघालय, ये मेघालय में होता है 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ यूजिंग बैम्बो पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर। यहाँ पे क्या होता है, बैम्बो पाइप का यूज किया जाता है और करीब ये 200 ईयर्स पुराना सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, बैम्बो होता है, बैम्बो का जो पेड़ होता है, लकड़ी होती है, वो उसको पाइप एज अ पाइप बना दिया जाता है और उसके अंदर से पानी जो है उसको निकाला जाता है। 18 टू देखो आप स्लाइड में देखो, पिक्चर देखो आप बैम्बो ट्री की, बैम्बो पाइप की आप पिक्चर देख रहे हो स्लाइड्स में, दिख रहा है आपको।
तो इस तरीके से ये पाइप्स बनाए जाते हैं जिससे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें 18 to 20 लीटर्स जो है वाटर एंटर्स द बैम्बो पाइप एंड 20 to 80 ड्रॉप रीचेस एट द साइड ऑफ प्लांट। इसमें 18 से 20 लीटर तक पानी जो है इन पाइप्स में आता है और 20 से 80 ड्रॉप्स जो है वो प्लांट के साइड्स तक पहुंचती हैं। तो ये है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद है इन्यूडेशन चैनल्स इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल के फ्लड प्लेन्स में भी इंड्यूशन चैनल्स जो है वो बनाए गए हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा जो रूफटॉप है यानी कि छतों पे जो पानी रेन वाटर को इकट्ठा करना है वो भी इसका एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है पानी को कंजर्व करने का। अब हम थोड़ा सा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम टंका सिस्टम भी कहते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को टंका सिस्टम भी कहा जाता है। इन एरिड एंड सेमिड एरिया ऑफ राजस्थान, एरिड और सेमी एरिड एरिया राजस्थान के एरिया में ये प्रोसेस किया जाता है, बीकानेर और पलोदी जैसे जगहों में। इन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेड टंकास, इनका अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, मतलब कि ये जमीन के नीचे ये टैंक्स बनाते हैं, कनेक्टेड विद रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उसको कनेक्ट करते हैं ये किससे, जो छत पे इन्होंने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग किया है उससे ये कनेक्ट करते हैं थ्रू पाइप वाटर इन ट्रांसपोर्ट टू टैंक्स। और फिर उस पानी को पाइप के द्वारा वो अंडरग्राउंड तक पहुंचाते हैं। रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बीट द समर हीट्स। और इससे इनको क्या फ़ायदा होता है कि जो इनको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है इनको। और ये समर हीट्स को यानी गर्मी की जो जब नीचे पानी इकट्ठा रहेगा तो ये गर्मी को ज़्यादा होने नहीं देगी, जो समर हीट्स होती है उनसे भी इनको बचाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं गेंडाथूर मॉडल देखते हैं ये क्या है। इन मैसूर कर्नाटका 200 हाउस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन। अब बच्चों देखो थोड़ा सा देखते हैं गेंडाथूर मॉडल क्या चीज़ थी। गेंडाथूर मॉडल जो है ये मैसूर कर्नाटका के 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कर्नाटका के मैसूर जिले में 200 लोगों ने इंस्टॉल किया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे 1000 mm प्रेसिपिटेशन था और उनके पास इतनी एफिशिएंसी थी कि वो 80% तक इसका पानी जो है वो सेव कर सकें। 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कलेक्टेड बाय एवरी हाउस होल्ड एनुअली। और यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड थे, जितने भी लोग थे, वो करीब 50,000 लीटर पानी जो है वो पूरे साल में इकट्ठा कर लेते थे, जमा कर लेते थे। तो ये था बच्चों गेंडाथूर मॉडल। इसके बाद देखो, अगर आप देखो तो तमिलनाडु जो है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट है हैविंग कंपल्सरी लीगल प्रोविजन फॉर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो कंपल्सरी है और एक लीगल भी है। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो होता है खत्म। इस चैप्टर में हमने तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, वाटर स्कैरसिटी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। उसके बाद नीड फॉर कंजर्वेशन, एमपीपी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा गेंदाथूर मॉडल। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से वीडियो देखिए और बच्चों अपनी बुक में से रीडिंग ज़रूर करिए। और अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो आपको जितने भी वीडियोस मैं डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप मेरे वीडियोस देख करके आप 10th के बच्चे हैं तो 10th में अच्छे से मार्क्स ला सकें। देख रहे हो बच्चों,
आजकल कैसा मौसम आ रहा है, मौसम एक तरह से चल रहा है आप लोगों के साथ। एक तरह से अगर हम कहें कि 10th के बच्चों के साथ इस साल पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों देखो स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि हमें घर में रह करके पढ़ाई करनी है, और घर में रह करके हम जितना अच्छे से पढ़ सके उतना अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप बोर्ड्स के बच्चे हो, ये चीज़ समझो कि आपको पास होने के लिए खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। बस इसी शुभकामना के साथ, थैंक यू।